इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सीई टू 1200 सीई। जिन बच्चों के पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक ये वाला सब्जेक्ट है, डिस्कस करेंगे उनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन इन हिंदी। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। इस ग्रुप पर जो भी आप एकलव्य स्नातक पर लेक्चर देखते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अभी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। यानी गुप्तकालीन जो समाज था, यानी गुप्त काल के दौरान जो समाज था उसको बताना है आपको, और गुप्तकालीन गुप्त वंश के दौरान जो अर्थव्यवस्था थी उसको आपको बताना है। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। गुप्त वंश के राजाओं ने लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत पर शासन किया था। ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत पर शासन किया गुप्त वंश के राजाओं ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रकार से जो है गुप्त वंश चला था। लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने उत्तर भारत पर राज किया था। गुप्त काल के अंतर्गत जीवन के हर पहलू में राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि और असाधारण प्रगति देखने को मिलती है। यानी ये कह सकते हैं कि इनके टाइम पीरियड में एक अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिली थी, राजनीति में भी और आर्थिक समृद्धि में भी। गुप्त काल में अत्यधिक समृद्धि देखी गई, जो कि फलते फूलते व्यापार, कृषि और उद्योग के कारण थी। ठीक है, मेनली जो इनकी अर्थव्यवस्था थी, किसकी? गुप्त वंश की। वो किस पर आधारित थी? वो कृषि पर आधारित थी और दस्तकारी उद्योग पर आधारित थी। दस्तकारी उद्योग क्या होते हैं? जो हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती है ना, जैसे मिट्टी के बर्तन, ठीक है, फर्नीचर हो गए, इन सब चीजों पर, वस्त्र हो गए, रेशमी वस्त्र हो गए, इन सब चीजों पर जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो आधारित थी। अगर समाज की बात करें, गुप्त काल में किस प्रकार का समाज था? ठीक है, तो राजा ही प्रशासन का मुख्य आधार था। ठीक है, समाज की बात करें, समाज प्लस प्रशासन भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो राजा ही प्रशासन का मुख्य आधार था और गुप्त राजाओं ने विभिन्न प्रकार की भारी भरकम उपाधियों को धारण किया हुआ था। यानी विभिन्न उपाधियां इन्होंने धारण की हुई थी, जैसे परम भट्टारका, परम दैवत, चक्रवर्ती, परमेश्वर। तो इस प्रकार की उपाधियां जो है इन राजाओं ने धारण की हुई थी। राजा का कर्तव्य था कि युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को निश्चित करे। यानी जब भी युद्ध है, ठीक है, या शांति का माहौल है, तो किस प्रकार की नीति को बनाया जाना है जिससे कि राज्य तरक्की करे, ये राजा का कर्तव्य था। राजा के नीचे उसका एक बड़ा मंत्री परिषद था, ठीक है, जिसके पास विभिन्न प्रकार के विभाग थे देख रेख करने के लिए, जैसे आय व्यय का विभाग हो गया, ठीक है, राजस्व विभाग, सेना हो गई। तो ये सभी चीजें राजा के नीचे थी। एक उसका बड़ा सा मंत्री परिषद था, एक सैन्य विभाग था, एक राजस्व विभाग था, और इन सभी के अलग अलग काम थे। अलग अलग क्षेत्र में ये अपने काम करते थे, जिसपे मेन कंट्रोलिंग किसकी थी? राजा की थी। और राजा के नीचे उसका एक मंत्रिमंडल था। समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित था उस समय: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इस ढंग से विभाजित किया गया था समाज को कि प्रत्येक जो वर्ण था, उन उनके जो कार्य थे वो उन्हीं को संपन्न करने थे। ठीक है, यानी जो कार्य जिस वर्ण के लिए निश्चित किए गए थे वही वर्ण उस कार्य को करता था। ब्राह्मण को ये कह सकते हो कि ब्राह्मण उस समय जो थे काफी उच्च कोटि के थे। ठीक है, और राजा के काफी करीब जो है ब्राह्मण को माना जाता था। ब्राह्मणों को राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञों में भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है, किसको? ब्राह्मणों को। या यूं कह सकते हो कि उस समय ब्राह्मण का स्थान उच्च कोटि का था। क्षत्रियो का काम था राज्य की रक्षा करना, सैन्य कार्रवाई करना, ये सब क्षत्रियो का काम था। वैश्यों का काम था व्यापार, ठीक है, व्यापार करना। और शूद्रों का काम क्या था? शूद्रों का काम था इन सब की सेवा करना। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल में अर्थव्यवस्था मेनली कृषि और दस्तकारी उत्पादन पर आधारित थी। ठीक है, दस्तकारी उत्पादन, हाथों के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद होते हैं उसे कहते हैं दस्तकारी उत्पादन।
इनके व्यापार पर आधारित थी, मेनली जो इनकी अर्थव्यवस्था थी। राजस्व का जो बड़ा भाग था वो कहाँ से मिलता था, वो कृषि से मिलता था। ठीक है, खेती से राजस्व का जो बड़ा भाग था वो मिलता था। मुख्य फसलें कौन सी उगाई जाती थी, जौ, गेहूं, धान और विभिन्न किस्म की दालें एवं चना, ये इनकी मुख्य फसल थी जो उगाई जाती थी। और सब्जियां तथा इन्हीं की तरह नकदी की फसलें जैसे कि कपास और गन्ना, ये सभी इनकी मुख्य फसलें थी जो किसानों के द्वारा उस समय उगाई जाती थी। दस्तकारी उत्पादन के अंतर्गत अनेक वस्तुएं आती थी, जैसे कि घरेलू यूज में आने वाली जो वस्तुएं थी वो सब आती थी, जैसे मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर की चीजें, ठीक है, टोकरियां, लकड़ी के द्वारा जो बनाई गई टोकरियां थी वो, घरेलू उपभोग के लिए धातु के औजार आदि आदि, ये सभी चीजें जो किस में आती थी, ये दस्तकारी उत्पादन के अंदर आती थी। और इसी के साथ साथ विलासिता की वस्तुएं भी दस्तकारी उत्पादन के अंतर्गत आती थी। विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती है, जो समृद्ध समाज होता है वो ही उनका उपयोग कर पाता है, जैसे कि जो महंगे आभूषण हो जाते हैं सोने चांदी के, ठीक है, हाथी के दांत से बनी हुई चीजें जो थी वो काफी महंगी चीजें होती हैं, इन्हें कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। जैसे सोने चांदी मूल्यवान जो वस्तुएं होती है, मूल्यवान पत्थर हो गए, ठीक है, इनसे बने हुए आभूषण जो थे ये सारी विलासिता की वस्तुएं थी। सूती एवं रेशमी कपड़े और महंगी वस्तुएं, जिनका उपयोग कौन करता था, जो समाज के संपन्न लोग थे, यानी कि जो समाज में समृद्ध लोग थे, संपन्न लोग थे, वो इन सभी चीजों का प्रयोग करते थे। तो एक बड़ा ये कह सकते हो कि यहाँ से एक इनकम का साधन था राज्य का इन सभी चीजों से। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया ये भी। इलाहाबाद प्रशस्ति, सबसे पहले तो आप समझिए इलाहाबाद प्रशस्ति है क्या। इलाहाबाद प्रशस्ति है जिसको जो समुद्रगुप्त थे वो इलाहाबाद लेकर आए थे, एक प्रकार का खंबा था ये, ठीक है, उस पर अभिलेख लिखा हुआ जिसे कहते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति। यानी उस पोल के ऊपर ना, उस पोल के ऊपर लिखा हुआ है किसके बारे में, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में, जिसे कहते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति। तो इसके आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करना है, इसके बारे में बताना है। तो इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया था, यानी कि समुद्रगुप्त ने अ, काफी सारी जगहों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, काफी सारे क्षेत्र का विस्तार किया था इसने। उसको क्रांति और विजय में आनंद आता था, यानी कि विभिन्न प्रकार के युद्ध में, युद्ध लड़ने में और युद्ध में विजय प्राप्त करने में इसको समुद्रगुप्त को काफी आनंद मिलता था। प्रयागराज के अभिलेखों से पता चलता है, यानी प्रयागराज में जो प्रशस्ति है, जो अभिलेख है, उनसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा का प्रारंभ उत्तर भारत के आर्यव्रत के 9 शासकों को परास्त करने के साथ किया था। यानी जो इसने अपनी विजय विजय यात्रा थी वो उत्तर भारत से स्टार्ट की थी और लगभग 9 शासकों को, 9 बड़े राजाओं को इसने हराया था, जिसमें जो फेमस राजा थे वो थे नागसेन, ठीक है, अच्युत और गणपति, ये फेमस राजा थे। और इन 9 शासकों को हराकर इसने अपनी जीत का परिचय जो है उत्तर भारत को दिया था। समुद्रगुप्त कौन थे, कुमार देवी के पुत्र थे। समुद्रगुप्त ने वीरता और रण कौशलता का परिचय दिया था। जिस प्रकार से इसका विजय रथ आगे चल रहा था ना, उस प्रकार से पता चलता है कि ये कितना वीर और कितना रण कौशल व्यक्ति था। इतिहासकार स्मिथ ने, एक इतिहासकार स्मिथ है, इसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, भारत का नेपोलियन की उपाधि से इसको सम्मान दिया था, किसने दिया था, स्मिथ ने। हालांकि नेपोलियन से काफी अलग व्यक्ति था ये समुद्रगुप्त, क्योंकि नेपोलियन ने जितने भी राज्यों पर राज किया था ना, उसकी जनता को उसने प्रताड़ित किया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो काफी डिफरेंस था इनके बीच। लेकिन जो इतिहासकार स्मिथ था, इन्होंने इसकी तुलना जो है भारतीय नेपोलियन, इनको भारतीय नेपोलियन कह के पुकारा था। इन्होंने देखिए आट्विक के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद विंध्य प्रदेश के आट्विक राजाओं पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने आट्विक राजाओं को परास्त करके अपना परिचय दिया। ठीक है, जो 8 राजा थे, इनको इन्होंने युद्ध में, जो विंध्य के 8 राजा थे, ठीक है, अलग अलग जगह के 8 राजा थे, इनको परास्त करके अपनी जो वीरता का परिचय था वो दिया था। दक्षिण के राज्यों की बात करें तो लगभग 12 राज्यों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, दक्षिण के 12 राज्यों पर समुद्रगुप्त ने जीत हासिल की थी और अपनी प्रभुसत्ता को स्वीकार किया था। उसने विजित राजाओं को अपना बंदी बना लिया था।
और फिर उनके अनुग्रह करने पर उन्हें मुक्त कर दिया था। ठीक है, यही चीज थी जो नेपोलियन से इसको अलग करती थी। नेपोलियन जो था, नेपोलियन जो प्रताड़ित करता था, ठीक है, लेकिन जो ये समुद्रगुप्त था, ये किसी को प्रताड़ित नहीं करता था, बल्कि देखिए राजा को अनुग्रह करने के बाद इन्हें राजाओं को जो है मुक्त भी कर दिया था। पूर्वी सीमांत राज्य की बात करें तो समुद्रगुप्त ने आसाम, ठीक है, आसाम, ढाका, कामरूप, ठीक है, करतपुर के 5 राज्य जो साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर थे, ठीक है, जो साम्राज्य की कहाँ पे थे, पूर्वी सीमा पे थे, यानी इन 5 राज्यों को जो साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर बने हुए थे उनको भयभीत करके, कुछ को पराजित करके अपना सामंत्य जो है वो बनाए रखा था। यानी कि चारों दिशाओं में ना समुद्रगुप्त का डंका था, चारों दिशाओं में उसने जो भी जहां जहां पर सीमा थी ना वहां पर कब्जा करा था, जो उसके आसपास के जो भी गणराज्य थे उन सब पे। ठीक है, गणराज्य की बात करें तो कुछ ऐसे गणराज्य थे जो समुद्रगुप्त को काफी पसंद थे, जैसे कि जो स्वतंत्र गणराज्य थे, ठीक है, उनके प्रति समुद्रगुप्त ने उदार और अच्छा व्यवहार किया था, वो उन्हें अपना मित्र मानता था। नौ स्वशासित यानी कि जो नए शासकों द्वारा शासित किया जाने वाला जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र स्वतंत्र गणराज्य, इन सभी को समुद्रगुप्त ने अपना मित्र माना था। इनमें कौन कौन से थे, इनमें मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, पंजाब के कुछ गणराज्य थे, ठीक है, इनमें मालवा, अर्जुन नायन, प्रायर्जुन आदि राज्य थे। इन सबको वो क्या मानते थे, अपना मित्र मानते थे। उत्तर पश्चिम सीमांत राज्य की बात करें तो यह राज्य भारत की पश्चिमी सीमा पर थे। ये कहां पर थे, भारत की पश्चिमी सीमा पर। देखिए पूर्वी सीमा, दक्षिणी सीमा और पश्चिमी सीमा, चारों तरफ जो है सीमाओं पर कब्जा करने में सफल हुआ था समुद्रगुप्त। तो भारत की पश्चिमी सीमा पर ना इनमें से कुछ समय जो पश्चिमी सीमा के राज्य थे वहां पर यूनानी शासन भी रह चुका था, तथा इस समय यानी समुद्रगुप्त के समय शाही कुषाणों और शंकों के राज्य थे। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों से आत्मसमर्पण करवाए, ठीक है, कुछ को जबरदस्ती कह सकते हो या फिर सैन्य बलता के आधार पर कह सकते हो, आत्मसमर्पण सरेंडर करवाया, ठीक है, उनसे अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया, तथा अपने सैन्य बल से इन्हें सदैव आतंकित बनाए रखा, तथा सीमांत पर सदैव सेना और चौकसी पर आक्रमण की तैयारी रखी। देखिए चारों तरफ से जो था ना सीमाओं पर, इसने जो है चारों तरफ से सीमाओं पर अपना जो है प्रभुत्व या कह सकते हो वर्चस्व जो है वो कायम रखा था। अब चाहे वो डरा के कराओ, ठीक है, सैन्य बल की अवस्था से कराओ या विजय प्राप्त करके किया हो, लेकिन चारों तरफ इसका जो है विजय का डंका था उस समय। इस वजह से सीमांत जो राज्य थे, जो सीमाओं के राज्य थे, वो दबे रहे और मित्रता प्रकट करते रहे। इससे क्या होता था कि जो भी सीमाओं के आसपास के राज्य थे वो या तो दबे रहते थे या फिर समुद्रगुप्त की हाँ में हाँ मिलाते थे। जो भी समुद्रगुप्त इनके बीच संधि करना चाहता था वो संधि इजीली जो है वो हो जाती थी। विदेशी राज्यों की बात करें तो आसपास के जो विदेशी राज्य थे उससे भी समुद्रगुप्त के अच्छे संबंध थे। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्ण से सदैव घनिष्ठ मित्रता रही इनकी, तथा उनको सुरक्षा और मदद के आश्वासन इन्होंने दिए, यानी उनकी उनको हमेशा वो स्वतंत्रता और सुरक्षा और मदद की जो है आश्वासन देते रहते थे। और बोध गया में, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर स्टार्टिंग में क्या था, बौद्ध धर्म था, ठीक है, तो बोध गया में इन्होंने श्रीलंका को बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति भी दी थी। उसने विदेशी शासकों से विविध शर्तों पर सेवा और सहयोग की संधियां की। जो भी विदेशी शासक थे भारत की सीमा के परे, ठीक है, उन सभी के साथ इसने सहयोग की और सेवा की संधियां की थी, जिससे इसका राज्य जो है वो फल फूल रहा था, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, ठीक है, चाहे क्षेत्र की दृष्टि से उसका विस्तार करना हो, तो इन सभी चीजों में जो इसका राज्य था वो बढ़ता जा रहा था। अब ये क्या करता था, युद्ध जीतने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ कराता था, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कराता था। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ किए हमेशा, जिसका परिचय क्या था, जिसका जो पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, वो सिक्कों से पता चलता है और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए थे उससे पता चलता है, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ के अंदर ही ना ये ब्राह्मणों को भूमि दान किया करता था, ठीक है, जिससे पता चलता है कि जो ब्राह्मण थे वो इनके काफी करीब थे। इसके बाद डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर्ष के राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए।
तो हर्ष के राज्य विस्तार को डिस्कस करते हैं। देखिए हर्षवर्धन जो था वो अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद ना शशांक के द्वारा इसके भाई को मार दिया गया था। शशांक से युद्ध लड़ने के लिए गया था राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी शशांक के द्वारा, ठीक है। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में लगभग 606 ईस्वी में ही हर्षवर्धन को सिंहासन पर बैठना पड़ा था, ठीक है। और हर्षवर्धन जो है उत्तराधिकारी बना मात्र 16 वर्ष की आयु में। हर्षवर्धन ने साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया, ठीक है। सर्वप्रथम इसने क्या किया? राजधानी कन्नौज को बनाया, कन्नौज में अपनी राजधानी शिफ्ट की, ये कह सकते हो। उसने 606 से 647 तक शासन किया, लगभग 41 ईयर्स इसने जो है शासन किया था। उसका साम्राज्य पंजाब से उत्तरी उड़ीसा तथा हिमालय से नर्मदा नदी के तट तक रहा। हालांकि नदी के तट से आगे भी इसने विस्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इसकी युद्ध में हार हो गई थी, तो इसका जो विजय रथ था वो यहाँ पर रुक गया था आके। उसने नर्मदा नदी से आगे भी साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करने में वो विफल रहा था। उसे बादामी के चालुक्य राजा, ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था, किसको हराया था? हर्ष को। कब हराया था? जब ये नर्मदा नदी से आगे अपना क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे, तो चालुक्य वंश के राजा ने हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसके हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब जो हर्ष चरित्र है जिसको लिखा है किसने? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र है, इसके अंदर जो हर्षवर्धन का साम्राज्य था, हर्षवर्धन का जो विस्तार रहा है, किस प्रकार की इसकी आर्थिक नीतियां थी, किस प्रकार की इसकी राजनीतिक नीतियां थी, ये सब कुछ हमें हर्ष चरित्र के अंदर देखने को मिलती है। हर्ष की अवधि में एक सफल दस्तावेज के रूप में मौजूद है ये, ठीक है। सफल दस्तावेज किस प्रकार से? ये इसकी सारी नीतियों का वर्णन करता है। इसके साथ साथ एक चीनी विद्वान थे जो इसके टाइम पीरियड में आए थे यहाँ पर, कहाँ पर? भारत में। और इन्होंने इस पर जो है अपनी एक बुक भी लिखी थी। हेन सांग इसका नाम था। जो चीनी विद्वान थे इसका नाम था हेन सांग, जिसने हर्ष के शासन के दौरान यहाँ का दौरा किया था और विभिन्न प्रकार की रचनाएं भी की थी। हर्ष की अवधि के दौरान, ठीक है, भारत के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। किसने वर्णन किया है? हेन सांग ने अपनी रचनाओं में। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही इसका साम्राज्य का भी जो है वो अंत हो जाता है, ठीक है। अब बात करें इसका प्रशासन कैसा था, तो इसका प्रशासन देखिए राजा का जो था प्रशासन में मुख्य आधार था, यानी केंद्र जो था वो राजा की तरफ से ही था। केंद्र बिंदु था राजा, यह कह सकते हो कि जो केंद्रीय प्रणाली थी वो राजा से स्टार्ट होती थी। राजा केंद्र था। राजा का कर्तव्य था कि युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति निश्चित करे, यानी युद्ध और शांति के समय किस प्रकार की नीति को बनाना है, ये राजा का कर्तव्य था। राजा के बाद उसका एक मंत्री परिषद हुआ करता था। मंत्री परिषद के नीचे विभिन्न प्रकार के विभाग हुआ करते थे, जैसे राजस्व विभाग, आय व्यय का विभाग हो गया, ठीक है, न्याय विभाग, सार्वजनिक हित के कार्य, तो ये सारे विभाग हुआ करते थे। जो मुख्य आय का साधन था वो कृषि था। कृषि पर इसने 1/6 कर लगा रखा था, यानी कि 6 में से एक भाग जो है वो कर के रूप में राज्य को दिया जाएगा। राजस्व को जो है इसने 4 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। यानी कि जो भी आय होती थी राज्य की, उसको इसने 4 भागों में विभाजित कर रखा था। पहला भाग था राजा पर खर्चा किया जाता था, पहला भाग था वो राजा के ऊपर खर्च होता था। दूसरा भाग विद्वानों के लिए खर्च किया जाता था, यानी कि जो भी मंत्रिमंडल के अंदर विद्वान थे या जो भी उस समय उसके दरबार में जो विद्वान थे उसके ऊपर खर्चा करना। तीसरा भाग सरकारी कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, ठीक है, जो भी क्लर्क का काम करने वाले थे या जो दरबार के अंदर जो भी काम करते थे उनकी सैलरी वगैरह ये सब चीजें थी, वो तीसरा भाग जो आय का था वो इन पर खर्च होता था। और जो अंतिम भाग था, चौथा भाग था, वो धार्मिक गतिविधियों के लिए इसने रखा था। यानी कि ये एक धार्मिक राजा था, ठीक है। इसने विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो चौथा भाग था आय का इसका, वो इसने धार्मिक गतिविधियों के लिए रखा था और उसी पर खर्चा होता था। इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन का वर्णन कीजिए, ठीक है। चोल प्रशासन का वर्णन कीजिए। चोल प्रशासन व्यवस्था एक जटिल और नौकरशाही पर आधारित थी, ठीक है। नौकरशाही पर आधारित व्यवस्था थी चोल प्रशासन। राजा का स्थान जो था वो प्रमुख था। चोल साम्राज्य के विस्तार के साथ राजा की शक्ति और सम्मान में वृद्धि हो गई थी।
यानी कि चोल प्रशासन में राजा को अधिक अधिकार प्रदान थे, ठीक है। लेकिन अधिक अधिकार प्रदान होने के बाद भी ना राजा को जो असीमित शक्तियां प्राप्त थी, उसके बाद भी वो जो है अपनी प्रशासन से जो है वो सलाह मशवरा करता था, अपने विभागों से सलाह मशवरा करता था और उससे परामर्श लेता था, तभी कुछ कार्य करता था। यानी कि चोल प्रशासन में एक ये तो एक अलग बात थी कि जो एक नौकरशाही प्रक्रिया जो थी इसके शासनकाल के दौरान थी, राजा को विशेष शक्तियां प्रदान थी, यानी राजा सर्वोच्च था, वो चाहे तो जो मर्जी कर सकता था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक विभाग थे उनसे परामर्श लिया करता था। कुछ चोल राजाओं की मूर्तियां मंदिर में भी स्थापित की गई थी। इससे पता चलता है कि जो चोल प्रशासन था वो काफी ज्यादा राजा के नेतृत्व में था, या कहते हो कि कह सकते हो कि राजा का वर्चस्व ज्यादा था वहां पर। तो कुछ राजाओं की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया था। कुछ विशेष मंदिर के नाम जैसे कि राजा के नाम पे रखे हुए थे, जैसे तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, ये राजा के नाम पे रखा गया था। राजा अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी जो है वो चुन लेता था, यानी राजा अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी जो है वो उसको चुन लेता था। उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया थी जिसे क्या कहते थे, युवराज कहते थे। यानी कि जो राजा अपने उत्तराधिकारी चुनता था उसको कहते थे युवराज। और युवराज को राजा के जीवन काल के दौरान ही ना प्रशासन का अनुभव कराया जाता था और शासन कार्य में वह अपने पिता की सहायता करता था। यानी कि राजा जो था वो पहले ही राज्य का युवराज को चुनता था और युवराज को जो है वो अपने साथ रखता था और जितने भी राज्य की गतिविधियां थी उस सबसे अवगत कराता था। इसमें एक अलग चीज देखने को मिलती है चोल प्रशासन में, यहाँ पर कोई मंत्रिमंडल नहीं था, ठीक है। कोई मंत्रिमंडल का जो है जिक्र सुनने को मिलता है, यानी मंत्रिमंडल का कोई भी जिक्र सुनने को यहाँ पर इस चोल शासन में नहीं मिलता है। आय के साधन की बात करें तो देखिए राजा की प्रमुख आय भूमि पर आश्रित थी, ठीक है। भूमि कर पर जो प्रमुख आय थी वो भूमि कर पर आश्रित थी। भूमि कर को एकत्रित करने का कार्य किसका था, ग्राम सभाओं का था। ग्राम सभाएं बनाई गई थी इसके अंतर्गत, और ग्राम सभाओं का काम क्या था, भूमि कर को एकत्रित करना। किसानों को इस बात की सुविधा दी गई थी कि भूमि कर वो या तो वो कैश में जमा करा दे, ठीक है, या तो वो नगद पैसे दे दे, या फिर वो अनाज का एक भाग जो है राजस्व विभाग के अंदर जमा करा दे। भूमि कर कितना लगता था, उपज का 1/3 भाग, ठीक है। यानी टोटल अगर 3 हिस्से हैं तो उसका एक हिस्सा जो है वो राजा के विभाग में, राजस्व विभाग में जो है वो जाता था। विशेष स्थिति में जैसे अकाल पड़ने पर भूमि कर को माफ कर दिया जाता था। राजा की आय के अन्य स्रोत भी थे, जैसे व्यवसाय कर, आयत कर, चुंगी कर और कारखानों इत्यादि से जो है आय के अन्य साधन थे किसके, राजा के। सैनिक प्रशासन की बात करें तो चोल राजाओं ने विशाल सेना का गठन किया था, ठीक है। इनके पास एक विशाल सेना थी। सेना के प्रमुख अंग थे पैदल, ठीक है, पैदल चलने वाले सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे, हाथी पर चलने वाले सैनिक थे और नौसेना सैनिक थे। यानी एक अच्छी खासी सेना जो है इनके पास थी। डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सिंध में अरबों की सफलता एवं उसके प्रभाव के बारे में बताइए। यानी जो अरबों ने आक्रमण किया था सिंध पर, उसके बारे में आपको बताना है वो कितना सफल रहा था और उसके क्या प्रभाव रहे थे और क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने सिंध पर, भारत पर कह सकते हो, आक्रमण किया था। तो भारत के सिंध क्षेत्र पर अरबों के आक्रमण उमर के शासनकाल से प्रारंभ हो गए थे। वैसे तो दक्षिण भारत के अंदर ये लोग व्यापार करने की दृष्टि से आए थे और इनके व्यापारिक केंद्र भी दक्षिण भारत में स्थापित हो गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही इनके मन में कुछ ऐसी चीजें आ गई थी, यानी ये कुछ अपना करना चाह रहे थे, तो इन्होंने आक्रमण करने जो है 643 से आक्रमण जो है करने स्टार्ट कर दिए थे। तो 643 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण इनके द्वारा किया गया था। यह आक्रमण समुद्र से हुआ था, ठीक है, समुद्री रास्ते से जो आए थे ये, सबसे पहले समुद्री रास्ते से इनका पहला आक्रमण हुआ था 643 में। इसका उद्देश्य था सिंध तट पर स्थित देबल के बंदरगाह पर अधिकार कर लेना। जो देबल का बंदरगाह था उस पर अपना अधिकार जमाना इसका उद्देश्य था। इसके बाद दूसरा आक्रमण इन्होंने किया था 660 ईस्वी में, ठीक है, 660 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया। परंतु पहले और दूसरे दोनों ही आक्रमण जो है वो असफल रहे थे, यानी ये दोनों आक्रमण के अंदर असफलता इनको मिली थी। तीसरा जो आक्रमण था वो इनका सफल रहा था 711 ईस्वी में।
711 ईस्वी में जब गवर्नर हजाज का समय की बात है ये, ठीक है, सिंध के क्षेत्रों में अरबों का जो सफल आक्रमण था वो 711 ईस्वी में हुआ था, जब इराक के गवर्नर कौन थे? हजाज। ठीक है, हजाज के समय हुआ था। इन्होंने अपने भतीजे के साथ तैयारियां की थी, क्योंकि ये पहले ही देख चुके थे कि दो जो युद्ध है वो हार चुके हैं सिंध से हम। तो इसके बाद तैयारी के साथ ये आए थे। इन्होंने अपने भतीजे को 15,000 सैनिकों के साथ भेजा था। इनका भतीजा, या यूं कह सकते हो कि इनका दामाद, इसी के साथ इन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की थी। कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 15,000 सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए आता है। इस समय जो सिंध का शासक था वो था दाहिर। ठीक है, दाहिर जो उस समय जो सिंध का शासक था, इसे योग्य शासक नहीं मानते थे, या फिर ये एक अच्छा सेना नायक नहीं था, और ना एक कुशल प्रशासक था, जिसकी वजह से जो है बिन कासिम को यहाँ पर इसका जो आक्रमण था वो सफल हो जाता है, और देवल पर इसका कब्जा हो जाता है। देवल पर आसानी से उसका कब्जा हो जाता है, लेकिन देवल पर कब्जा होने के बावजूद भी ना, ये कुछ पार्ट तक ही सीमित रहे थे। यानी जो अरब थे वो सिंध पर कुछ पार्ट तक ही सीमित रहे थे, उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। मीर कासिम ने इस आक्रमण में हिंदुओं को मुसलमान बनाया। यानी जब उसका देवल पर कब्जा हुआ तो उसने क्या क्या करना स्टार्ट किया? सबसे पहले उसने हिंदुओं को उनका धर्म परिवर्तन कराया, उनको मुसलमान बनाया। 17 वर्ष से जो अधिक के सभी पुरुष थे उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, बच्चों को अपना गुलाम बना लिया था। नगर के जितने मंदिर थे सबको तोड़वा दिया था। तो कुछ ये इस प्रकार की गतिविधियां करी थी किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंध पर अरबों के आक्रमण के कारण क्या थे, किस कारण से इन्होंने आक्रमण किया था सिंध पे? तो सबसे पहले इनका कारण था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, यानी क्षेत्र का विस्तार करना। अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए आक्रमण किया। इसके बाद इनका मेन मोटिव था इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है, धर्म का परिवर्तन करना। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपने धर्म को बढ़ाना, अपने इस्लाम का प्रचार करना, और यहीं से जो है भारत में इस्लाम धर्म की जो है एंट्री हो गई थी। पूर्व पराजय का बदला लेना, यानी दो युद्ध इससे पहले जो अरब जो है वो हार चुके थे उनका बदला लेना। तो ये कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने तीसरा आक्रमण किया था। अरबों के आक्रमण का भारत पे प्रभाव की बात करें तो इतिहासकार हेंग है जो लिखते हैं कि अरबों की सिंध विजय भारत के इतिहास की एक साधारण और महत्वहीन घटना थी। यानी कोई इतनी बड़ी खास घटना ये थी नहीं, एक साधारण घटना थी जिसे साधारण युद्ध मान सकते हो आप। और इस विस्तृत देश के कोने पर ही इसका, यानी कि देश के एक कोने पर ही इसका प्रभाव पड़ा था। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं था कि उसके बाद ये अरबों का पूरा साम्राज्य फैल गया था, नहीं, देश के एक कोने तक ही इसका प्रभाव सीमित रहा था। अरबों के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव लगभग शून्य ही था। ठीक है, ऐसा कोई राजनीतिक खास प्रभाव पड़ा नहीं था अरबों के आक्रमण का भारत पे। परंतु आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान इन्होंने भारत का किया था। हिंदू धर्म, संस्कृति एवं हिंदू भूमि की भयंकर क्षति हुई थी। इस पराजय के कारण राजपूतों में एकता का अभाव और दूरदर्शिता की बहुत कमी देखी गई थी। यानी ये जो पराजय थी ना, ये पराजय हुई थी जब राजपूतों ने एकता का परिचय नहीं दिया अपना। जिस समय देवल पर हमला हुआ उस समय यदि सभी राजपूत इकट्ठे होकर के उस हमले का विरोध करते तो हो सकता था कि देवल पर जो है वो आक्रमण में सफल ना हो। तो इससे ये पता चलता था कि जो राजपूतों में एकता का अभाव था उसकी वजह से ये पराजय हुई थी। अरबों के आक्रमण से पहले ही भारत पर कोई विशेष भले ही अरबों के आक्रमण से भले ही भारत पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़ा हो, पर इससे अरबों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अरबी जो व्यक्ति थे उन पर काफी प्रभाव पड़ा। कैसे? उनका काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था इससे। अरबों ने भारतीय ज्योतिष चिकित्सा, ठीक है, भारतीय ज्योतिष चिकित्सा, विज्ञान, गणित तथा दर्शन ग्रंथों का अध्ययन किया। ठीक है, और इन ग्रंथों को वो अरब ले गए, और अरब में उनका जो है अपनी अरबी भाषा के अंदर उनका अनुवाद कराया। तो यूं कह सकते हो गणित जो है ना, गणित गणित का तो इन्होंने भरपूर प्रयोग लिया था। ठीक है, गणित का भरपूर भरपूर प्रयोग किया था। विज्ञान टेक्नोलॉजी का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया था। तो भारत से जो ये भारत के ग्रंथ थे ये ले गए थे, और इनका अरब में जाकर अरबी में इनका अनुवाद किया, और उनका काफी बेनिफिट इन्होंने उठाया था अरबों ने। तो यूं कह सकते हैं कि युद्ध से अरबों को ये काफी एक अच्छा बेनिफिट हुआ था। भारत पर जो इन सिंध पर जो इनका
विजय, सिंध पर जो इन्होंने आक्रमण किया था इसका। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पल्लव कला, पल्लव कला स्थापत्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी पल्लव वंश के दौरान जो किस प्रकार की कला थी, किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया जाता था, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखिए, पल्लव वंश के जितने भी राजा थे ना, सभी कला प्रेमी थे। इस काल को कला प्रेमी काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के अंदर अत्यधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिनकी कलाकृतियां विशेष थी। लगभग जो पल्लव वंश था वो 7वीं सदी से 10वीं सदी तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, 7वीं सदी से 10वीं सदी तक पल्लव राजाओं ने राज किया था। उनकी वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं कहाँ पर? कांची में, महाबलीपुरम में। मेन जो था ना वो साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने राज किया था, दक्षिण भारत के अंदर इन्होंने राज किया था। और दक्षिण भारत नहीं, महाबलीपुरम में आपको पता होगा। तो मेन जो इनकी कलाकृतियां हैं, जो इनके मंदिर स्थापत्य कराए गए थे, वो सभी कांची महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। जिनके कुछ उदाहरण जो है वो तंजौर प्रदेश में भी है, ठीक है, पुद्दुकोट्टई में भी है। तो यहाँ पर इनके मेन मंदिर देखने को मिलते हैं। मंदिर और मूर्ति कला के क्षेत्र में उनकी उनका एक अलग ही विशेष ही योगदान था। उन्होंने चट्टानों को काटकर पत्थर पत्थर ईंट के बड़े बड़े विशाल तथा सुंदर मंदिर बनवाए थे। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर उनके पत्थरों से, ईंटों से विशाल और सुंदर मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया। आज तक भी ये मंदिर जो है, जो हमारे सामने है, विद्यमान है, हम इनको देख पाते हैं। और अपनी श्रेष्ठ शैली से, अब इनकी जो श्रेष्ठ शिल्प कला थी, जो कि उस समय विश्व विख्यात थी। ठीक है, पल्लव काल में भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें परस्पर पृथक करने की दृष्टि से 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी पल्लव काल की जो कला है उसको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चार दौर भी कह सकते हो आप इसको, 4 दौर के अंदर इसको देखा जाता है। तो पहली कला की बात करें तो उसे कहते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम शैली। ठीक है, इस शैली के अंदर, ये जो शैली थी, इस शैली का विकास हुआ था 600 से लेकर 640 ईस्वी तक के बीच। इस शैली में मंदिरों को मंडप कहा गया। मंदिरों को इस शैली में कहा गया मंडप। और मंदिरों का निर्माण भी मंडप के तरीके से कराया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत स्तंभ मंडप बने। स्तंभ यानी मंदिर के जो खंभे हुआ करते थे, उन खंभों को इस प्रकार से बनाया गया कि वो मंडप की शैली में नजर आए थे। ये ठोस चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ये मंदिर अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, या अपनी सादगी से ये मंदिर पहचाने जाते थे। यानी इस काल के अंदर मेन जो मंदिरों के स्तंभ हुआ करते थे, उनको मंडपों की तरह यूज किया गया, या यूं कह सकते हो कि मंडपों की तरह इस शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया था। अगली शैली की बात करें तो मामल शैली। इस शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिर बनाए गए। इसके बाद आई थी मामल शैली। इसमें 2 प्रकार के मंदिर बनाए गए, मंडप तथा रथ। ठीक है, मंडप शैली के तो इसके अंदर मंदिर बनाए गए, इसके साथ साथ इन्होंने रथ शैली के मंदिर भी बनाए। मंडपों की संख्या 10 है। ठीक है, इस शैली के मंडप महेंद्र वर्मन शैली से अधिक विकसित और अलंकृत थे। महेंद्र वर्मन शैली के जो मंदिर थे वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस शैली के जो मंदिर थे वो अधिक विकसित थे महेंद्र वर्मन शैली से, और ज्यादा अलंकृत यानी कि साज सज्जा से सजाए हुए थे। ये जो मंदिर थे ये साज सज्जा से सजाए हुए थे। इसके बाद आती है राज सिंह शैली। राज सिंह शैली, इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों, रॉक आउट टेम्पल जिसे कहते हैं ना, इसके स्थान पर पाषाण यानी कि जो गुहा मंदिर थे, जो रॉक आउट टेम्पल्स थे, इनके स्थान पर बड़े बड़े पत्थरों और ईंटों की सहायता से मंदिरों को बनाया गया। यानी कि प्रथम बार जो ईंटों का प्रयोग किया गया इस शैली में, वो राज सिंह शैली के अंदर प्रयोग किया गया था। ठीक है, ईंटों की सहायता से मंदिर बनाए गए। इस शैली के मंदिर में सबसे प्रसिद्ध कांची का कैलाश मंदिर है। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर है, तथा महाबलीपुरम का समुद्र तट का मंदिर है, जिसे शोर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यानी इस शैली के अंदर प्रथम बार ईंटों की सहायता से और बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से मंदिर बनाए गए थे। इसके बाद लास्ट शैली इसके अंदर आती है, लास्ट शैली है अपराजित शैली। ठीक है, तंजौर का जो मंदिर है, तंजौर का राज मंदिर, वो इसी शैली में बना था, वो इसी शैली का उदाहरण है, तंजौर का राज मंदिर। इसके अंतर्गत क्या कुछ नया था? इसके अंतर्गत स्तंभों के शीर्ष का अधिक विकास हुआ था। यानी जो खंबे थे, इनके शीर्षों पे अधिक विकास किया गया था इस शैली के अंतर्गत। मंदिरों के शिखर ऊपर की ओर पतले होते चले गए। मंदिरों के शिखर पहले की अपेक्षा अधिक स्थूल हो गए।
और धीरे धीरे जो शैली थी ये चोल शैली में बदल गई थी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे ये शैली चोल शैली के अंदर परिवर्तित हो गई थी। यानी अपराजित शैली के अंदर मेन ध्यान दिया गया था मंदिरों के खंभों पर, और मंदिरों के खंभों के ऊपरी हिस्सों पे जो नक्काशी की गई थी, ऊपरी हिस्सों पे जो बदलाव किए गए थे वो इस शैली के अंदर किए गए थे। तो लगभग पल्लव वंश की हम चार शैली को डिस्कस किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर। इन चार शैली के ऊपर ही पल्लव वंश की जो कला थी ना वो आधारित थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन की, सात की। राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट पाल प्रतिहारों के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये तीन अलग अलग वंश थे और अलग अलग जगहों पर इन्होंने राज किया था। ठीक है, इनके बीच जो संघर्ष रहा था वो मेन क्या था, वो कन्नौज पर अधिकार करने का इनके बीच आपसी लड़ाई जो है इनके बीच तीनों के बीच चलती रहती थी। यानी ये तीन कन्नौज पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। सबसे पहले बात करते हैं पाल वंश की। तो पाल वंश का शासन बंगाल पर था और वे कन्नौज पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। मेन जो शासन पाल वंश का था वो किस पे था, बंगाल पर था। बंगाल पर लगभग इस वंश ने 400 वर्षों तक राज किया था। ठीक है, संपूर्ण बंगाल और बिहार के बहुत से भागों में उनका राज्य फैला हुआ था। यानी बंगाल और बिहार के भागों में इनका राज्य जो है वो फैला हुआ था। इस वंश के जो पहले शासक थे वो कौन थे, वो थे राजा गोपाल। राजा गोपाल इस वंश के पहले शासक थे। उसकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था धर्मपाल, वो इस गद्दी पर बैठा था और पाल वंश को उसने आगे बढ़ाया था। इसके बाद बात करते हैं प्रतिहार वंश की। प्रतिहार वंश जो है वो राजपूत शासक गुर्जरों की एक शाखा थी। ठीक है, गुर्जरों की, वो गुर्जरों की एक शाखा थी। उनका गुजरात या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से संबंध होने के कारण उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था। मेनली जो प्रतिहार वंश था उन्होंने गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पे राज किया था, और उन्हीं के साथ वहां पर उनका संबंध होने के कारण उन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना गया था। ये दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों और अवंती पर शासन करते थे। प्रतिहार वंश ने कहाँ शासन किया था, दक्षिणी राजस्थान और अवंती के कुछ भाग पर। बात करें राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट ने दक्षिण के उत्तर भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र पर राज किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट का राज्य जो था कहाँ था, दक्षिण के उत्तर भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र पे। मान्यखेड़ अथवा मालखेड़ जो इनकी राजधानी थी, किनकी राजधानी थी, राष्ट्रकूटों की। यह एक सुंदर और वैभवशाली शहर था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव वो दंती दुर्ग ने डाली थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी किसने, दंती दुर्ग ने। तो ये तीन साम्राज्य थे, पल्लव, ठीक है, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच लड़ाई चलती थी। किस लिए लड़ाई चलती थी, क्या संघर्ष चलता था, तो 750 से 1000 ईस्वी के बीच दो बड़े राज्य पाल तथा प्रतिहार उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयत्न में परस्पर युद्ध करते थे। यानी कि उत्तर भारत पर कब्जा करने के लिए इनके बीच लड़ाइयां चलती थी। किनके बीच, पाल के बीच, प्रतिहार के बीच, और बाद में एंट्री कर ली थी राष्ट्रकूटों ने भी इनके बीच। लेकिन किसी को भी जो है अधिक सफलता इस काल में नहीं मिली। ठीक है, किसी का भी संपूर्ण प्रभुत्व जो है इस काल में स्थापित नहीं हो पाया था। तो 9वीं शताब्दी तक पूर्वी और उत्तरी भारत में पाल साम्राज्य तथा 10वीं शताब्दी तक पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में प्रतिहार साम्राज्य भी शक्तिशाली रहा। ठीक है, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग काल पर अपने अपने एरिया पर ये जो थे वो शक्तिशाली बने रहे, लेकिन उत्तर भारत में तीनों का जो दावा था ना वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाया था। और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों ने कई बार उत्तर भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन पूर्ण रूप से सत्ताओं को वो स्थापित नहीं कर पाए थे। ये तीनों साम्राज्य, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों साम्राज्य वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। ठीक है, वस्तुतः इस समय उत्तर में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य कन्नौज नगर था। यानी इन तीनों का जो मेन लड़ने का कारण था वो था कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। ठीक है, ये अधिकार करना चाहते थे उत्तर भारत के कन्नौज पर। ठीक है, क्योंकि क्यों जीतना चाहते थे इसको, इसे जीतकर सारी गंगा घाटी पर आसानी से अधिकार हो सकता था। यानी गंगा घाटी उस समय काफी उपयोगी थी, और गंगा घाटी पर अधिकार करने के लिए ये तीनों आपस में संघर्ष करते थे, तीनों आपस में लड़ाई करते थे। और ये घाटी क्यों इंपॉर्टेंट थी, ये घाटी थी कृषि के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए, यातायात के लिए, इन सभी के लिए काफी ज्यादा ये उपयोगी थी। जिससे कि किसी का भी अधिपत्य यदि हो जाता तो उनका व्यापार बढ़ता। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में उनका विकास होता, यातायात के क्षेत्र में उनका विकास होता,
तो इस वजह से जो है इन तीनों का जो संघर्ष था वो लगातार जारी रहा, लेकिन किसी का भी आधिपत्य जो है वो स्थापित नहीं हो पाया था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या है। यानी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो देखिए, इतिहासकारों के बीच राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मतभेद रहे हैं। यानी अलग अलग परिभाषाएं कह सकते हो, या अलग अलग विचार जो हैं वो इतिहासकारों के रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के लिए। कुछ जो इतिहासकार थे वो राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय वंश का मानते थे। यानी प्राचीन जो क्षत्रिय वंश था वो उनकी संतान राजपूतों को मानते थे, और ये मानते थे कि ये जो राजपूत थे ये भारत के मूल निवासी थे। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति और मिश्रित जाति के आने से हुई थी। यानी कि विदेशियों का भारत में आने के बाद राजपूतों की उत्पत्ति हुई, इनका कहना ये था। तो अलग अलग मतभेद, या कह सकते हो कि अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचार जो है इतिहासकारों के रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के लिए। अब कुछ कहते हैं कि भाई क्षत्रियों की जो उत्पत्ति है, जैसे कि सीवी वैद हो गए, गौरी शंकर हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, हरिश्चंद्र ओझा, इनके अनुसार राजपूत वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। ठीक है, यानी कि जो वैदिक क्षत्रिय थे उनके ही वंशज रहे हैं। कौन रहे हैं? राजपूत रहे हैं। और इन विद्वानों ने राजपूतों को प्राचीन सूर्यवंशी, चंद्रवंशी क्षत्रियों से संबंधित माना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो राजपूत है वो प्राचीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से संबंधित है। ओझा ने बताया कि आर्यों के जो रीति रिवाज और शारीरिक गठन था वो राजपूतों से मिलता जुलता था। यानी जो आर्य हैं, ठीक है, उनका जो रीति रिवाज, जो उनका पूजा पाठ करने का तरीका था, जो उनका शारीरिक गठन था, ठीक है, रंग रूप था, वो राजपूतों से मिलता था। इसलिए इन्होंने कहा कि जो राजपूत है वो कौन थे? वो वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। राजपूत भी शस्त्र पूजा, सूर्य पूजा, अष्ट पूजा आदि करते थे, और आर्य भी ये सब कुछ करते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते थे। राजपूत भी यही काम करते थे और आर्य भी यही काम करते थे। तो इन्होंने कहा कि ये आर्यों से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये कौन थे? वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। इसके बाद कुछ ने कहा कि इनकी उत्पत्ति हुई अग्निकुंड से। ठीक है, किनकी उत्पत्ति? राजपूतों की उत्पत्ति हुई अग्निकुंड से। ये किसने कहा? ये कहा चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान के समय में ये इन्होंने अपनी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की इस रचना में इन्होंने कहा कि जो राजपूत थे इनकी उत्पत्ति अग्नि के कुंड से हुई थी। तो पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। इस सिद्धांत के अनुसार विष्णु के अवतार जो परशुराम थे, इन्होंने समस्त क्षत्रियों को नष्ट कर दिया गया था। ये चंद्रवरदाई ने कहा है। किसमें कहा है? पृथ्वीराज रासो में, कि भगवान विष्णु के जो अवतार थे परशुराम, इन्होंने सभी जो क्षत्रिय थे उनको नष्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ? समाज में अव्यवस्था फैल गई। ठीक है, इसके पश्चात सभी ब्राह्मणों ने मिलकर अपनी रक्षा के लिए 40 दिन तक आबू पर्वत पर हवन किया। ठीक है, इस अग्नि कुंड से 4 नायक उत्पन्न हुए। उन्होंने जिनको जो 4 नायक उत्पन्न हुए थे वो परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी वंश, चालुक्य। ठीक है, सोलंकी वंश को चालुक्य कहते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो इनकी स्थापना होती है इस अग्निकुंड से। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा चंद्रवरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो, जो इनकी रचना थी, इसके अंदर। इनका मानना था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई वो अग्निकुंड से हुई थी, ब्राह्मणों के द्वारा 40 दिन तक हवन किया गया था तब। इसके बाद देखिए, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कुछ ने कहा, जैसे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, इन्होंने कहा राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वो ब्राह्मणों से हुई। तो ब्राह्मणों की संतान माना इन्होंने। किन्होंने माना? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने। कई राजपूत शासकों के अभिलेखों में ब्रह्मक्षत्री, विप्र, द्विज आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिला है। जो कई राजपूत शासक रहे हैं उनके द्वारा जो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गया, और अलग अलग जो राजपूत रहे हैं उनके द्वारा जो उनके समय में जो अभिलेख मिले, उनमें कुछ शब्दों का प्रयोग मिला, जैसे कि ब्रह्मक्षत्री, विप्र, द्विज। और ये जो शब्द थे, ये शब्द बताते थे कि जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। इससे संकेत ये मिलता था कि राजपूत प्रारंभिक काल में क्या थे? वो ब्राह्मण थे। तो ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का। तो इसी प्रकार से पता चलता है कि जो अलग अलग इतिहासकार है उन्होंने अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखी हैं, अलग अलग उन्होंने अपने विचार रखे हैं, किसके लिए? ब्राह्मणों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के लिए।
कुछ ने कहा कि विदेशी जातियों से उत्पत्ति हुई, किसकी? राजपूतों की। ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा कर्नल टोड ने। कर्नल टोड के अनुसार राजपूत सीथियन जाति के वंशज थे। ठीक है, सीथियन जाति के वंशज कौन थे? राजपूत थे। सीथियन जाति बाहर की जाति थी। इनका मत है कि शस्त्र पूजा, अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन और बहुविवाह आदि रीति रिवाज इन विदेशी जातियों के राजपूतों से मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो सीथियन जाति थी ये भी अश्वमेध यज्ञ करती थी। ठीक है, ये बहुविवाह यानी कि विभिन्न ये कह सकते हो कि एक से ज्यादा स्त्री से विवाह करते थे, शस्त्र पूजा करते थे। तो ये सब चीजें कहते हैं कि ये सब चीजें राजपूतों से मिलती जुलती थी। और ये सीथियन जाति थी बाहर की, विदेशी। तो इनका कहना था कर्नल टोड का कि राजपूत जो थे वो विदेशी जातियों से उत्पत्ति उनकी हुई थी। वी ए स्मिथ ने कहा कि जो राजपूत है वो उन्होंने इसको मिश्रित जाति का माना। ठीक है, मिश्रित जाति से उत्पत्ति हुई, किसकी? राजपूतों की। वी ए स्मिथ का कहना था कि राजपूतों को मिश्रित जाति का माना इन्होंने। स्मिथ के अनुसार बहुत सी विदेशी जातियां जो थी, विदेशी जातियां कौन कौन सी? एक तो सीथियन हो गई, भाई आपको मैंने बताई। कुछ थी शक थी, कुषाण थी, सीथियन, हूण, ये सभी कौन थी? विदेशी जातियां थी। ये सभी भारत आए थे। ठीक है, और भारत आकर ये स्थायी रूप से यहीं पर बस गए। क्षत्रियो जैसे लक्ष्य होने के कारण, क्योंकि इन जातियों में क्षत्रियो जैसों के लक्षण थे, तो इनका क्षत्रियो से मेल मिलाप बढ़ा। और भारतीय स्त्रियों से इनका मेल मिलाप बढ़ने के कारण इनके वैवाहिक संबंध जो है इनके बीच स्थापित हो गए। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण रक्त मिश्रण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिश्रित जाति से उत्पत्ति। यानी कि स्मिथ ने कहा कि जो कुछ बाहर की जातियां थी वो भारत आई, और भारत आने के बाद वो स्थायी रूप से यहीं पर बस गए, क्योंकि उनके अंदर क्षत्रियों के गुण थे। तो क्षत्रियों के साथ उनका विवाह हुआ, क्षत्रियों की स्त्रियों से, और फिर राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो अलग अलग परिभाषाएं कह सकते हो, अलग अलग विचार कह सकते हो, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद भी रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति में। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन अपना, ग्राम स्तरीय प्रशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है कि चोल प्रशासन के अंदर जो ग्राम स्तरीय प्रशासन था वो किस प्रकार का था। तो सबसे पहले आपको चोल साम्राज्य को समझना होगा। चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, प्रांतों को आप एक तरीके से राज्य कंसीडर कर सकते हो। तो चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम कहते थे। चोल साम्राज्य के समय में क्या कहते थे? मंडलम। चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे, लगभग 8 मंडल पूरे चोल साम्राज्य के अंदर थे। मंडल का प्रशासन करने के लिए किसी राजकुमार या उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। यानी एक मंडल पर एक राजकुमार अधिकार करता था, जिसकी नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था, चोल वंश का, जो राजा के वायसराय के रूप में काम करता था। ठीक है, किसके रूप में काम करता था? राजा के वायसराय के रूप में। प्रत्येक मंडल में एक कोट्टम बटा हुआ था। ठीक है, प्रत्येक मंडल हो गया। ठीक है, प्रांत हो गए, प्रांतों को क्या कहा गया था? मंडल कहा गया था। और प्रत्येक मंडल में क्या था? एक कोट्टम, कोट्टम बटा हुआ था। ठीक है, कोट्टम के नीचे थे नादू। कोट्टम के नीचे, कोट्टम नादुओं में विभाजित था, यानी कोट्टम के नीचे बहुत सारे नादू थे। नादू को आप मान सकते हैं जो आज के टाइम में जिला है। ठीक है, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर काफी सारे जिले हैं, तो आप ये मान सकते हो कि नादू एज कंपेयर टू जिला। और जो जिले के नीचे जो गांव थे, गांव के समूहों को कुर्रम कहते थे। बहुत सारे जो गांव के समूह हुआ करते थे उनको कहते थे क्या? कुर्रम। स्थानीय शासन की बात करें तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उनका स्थानीय शासन था। स्थानीय शासन कह सकते हो। ठीक है, ग्राम शासन कह सकते हो, आपको ग्राम स्तरीय शासन कह सकते हो। तो ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे। ग्राम प्रशासन का ग्रामवासी स्वयं करते थे, यानी कि जो ग्राम प्रशासन था उसको ग्रामवासी स्वयं चलाते थे। चोल शासकों से इस अभिलेखों से इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। अब ग्राम सभा और या सभा, इसका निर्माण किया गया था किसके लिए? ग्राम स्तरीय प्रशासन के लिए। ठीक है, ग्राम सभा का, या तो आप इसको सभा कह सकते हो या आप इसको ग्राम सभा कह सकते हो। ये किस लिए था? ये ग्राम प्रशासन के लिए था। यह मूलतः अग्रहारों व ब्राह्मणों बस्तियों की संस्था थी। ठीक है, या तो आप ब्राह्मणों की बस्तियां मान सकते हो, अग्रहारों की बस्तियां मान सकते हो। इसके सदस्यों को, जो इसके सदस्य होते थे उसको कहते थे पेरुमक्कल। ठीक है, इन शब्दों को आप याद रखना, इन शब्दों का प्रयोग आप एग्जाम के अंदर करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इन सदस्यों को कहते थे पेरुमक्कल।
अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम को 30 भागों में, जो ग्राम हुआ करते थे, जो गांव हुआ करते थे, उसको 30 भागों में विभाजित किया गया था। और इसके जो सदस्य थे उसको किसी निश्चित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही चुना जाता था। ठीक है, जो इसके सदस्य हुआ करते थे उनको एक योग्यता के अनुसार ही उनको चुना जाता था। अब योग्यता कैसी होती थी? तो सबसे पहले तो वह उस गांव का निवासी होना चाहिए। ठीक है, उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक चौथाई वेली लगभग 1.5 एकड़ से अधिक भूमि का वो मालिक होना चाहिए। ठीक है, यानी इतनी संपत्ति उसके पास होनी चाहिए। अपनी ही भूमि पर बनाए गए मकान पे वो रहता हो, ऐसा ना हो वो किराए के मकान पे रहता हो, अपनी बनाई हुई भूमि के मकान पे वो रहता हो। और वैदिक मंत्रों और ब्राह्मण ग्रंथों का वो सम्यक ज्ञानी हो। इन सभी योग्यताओं के साथ जो है उसको चुना जाता था। और इन चुनने की प्रक्रिया इनकी क्या होती थी कि एक मटके के अंदर ना ये नाम डाल दिया करते थे उन सभी की। बहुत सारे लोग थे जिनकी योग्यता ऐसी थी, तो उनकी पर्ची एक मटके के अंदर ये डालते थे, और उस मटके के अंदर से किसी बच्ची को बुला करके उस पर्ची को चुनवाया जाता था। और फिर जो है सभा का सदस्य जो है उसको बनाया जाता था। तो ये थी क्या थी, चोल प्रशासन में ग्राम स्तरीय जो प्रशासन था, इस प्रकार का प्रशासन था। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, टोटल 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, 9 में से लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो मेरा मानना है, मेरे हिसाब से लगभग इस वीडियो के अंदर से लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।